अब हम चलते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दीज पेशेंट्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इन मेडिसिन। सबसे पहले तो आपके पास जर्नल ट्रीटमेंट आता है, जर्नल में ये, ठीक है। यानी कि अगर एक पेशेंट है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है हैंड्स का, ठीक है, उसमें assistive devices and instruction on techniques for the joint protection. So these are the things, ठीक है। assistive devices मिलती हैं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा, आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जॉइंट को आपने फर्दर कैसे प्रोटेक्ट करना है। स्प्लिटिंग जो है बेनिफिशियल होती है फॉर दोज विद सिम्टोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, सुपरवाइज्ड वॉक प्रोग्राम, हाइड्रोथेरेपी क्लासेस ये आप दे सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर एक पेशेंट ओवरवेट है तो आपने उसको वेट लॉस करने का कहना है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज इन सब चीजों में बताना जरूरी है कि क्या ये चीजें, ये जो हम लोग कहते हैं जर्नल मेजरमेंट्स, क्या ये इफेक्टिव होती है? तो यस, इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि एक हमारे पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक स्टडीज हुई थी जिसमें ऐसे पेशेंट्स थे जो कि जिनको फिजिकल थेरेपी दी गई, ठीक है, उनको ज्यादा बेनिफिट और ज्यादा वो इफेक्टिव थे इन कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग द पेन एंड डिसेबिलिटी एट 1 ईयर रेदर देन दोज जिनको इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूको कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स इंजेक्शन मिले थे, ठीक है। एंड इसके अलावा रिडक्शन ऑफ द पेन इज ऑल्सो, रिडक्शन ऑफ वेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टडीज में क्या था कि 10% या इससे ज्यादा अगर वेट कम करें तो 50% रिडक्शन आती है इन द पेन स्कोर्स ऑफ द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसके अलावा अगर असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि कैन है ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड, ये भी फंक्शनल स्टेटस इंप्रूव करता है। सो दीज जर्नल मेजरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये स्टडी बेस्ड चीजें हैं। उसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास? जर्नल मेजरमेंट्स तो आपने कर लिया। मेडिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या करोगे? सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है विद द टॉपिकल थेरेपीज। टॉपिकल एनसेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा देना है? 4 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनेक जेल 1% अप्लाइड टू द अफेक्टेड जॉइंट 4 टाइम्स डेली। टॉपिकल क्यों प्रेफर्ड है? एक तो ये प्रेफर्ड है वैसे 70 ईयर्स और ऑफ एज और ओल्डर। इसके अलावा जो पेशेंट्स जो कि जिनमें सिर्फ सिंगल नी इन्वॉल्व है, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है, जैसे कि सिर्फ नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, तो टॉपिकल अप्लाई करना बेहतर है, क्योंकि जो ओरल एनसेड्स हैं उनके वैसे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब एनसेड इंड्यूस जीआई टॉक्सिसिटी इज वेरी कॉमन थिंग। इसके अलावा टॉपिकल कैप्सेसियम जो है ये भी बेनिफिशियल है फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हैंड एंड द नी। तो आपने स्टार्ट किससे करना है? आपने टॉपिकल एनसेड से स्टार्ट करना है, स्पेशली अगर एक ही जॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन अगर ओरल एनसेड्स आप कब स्टार्ट करोगे? जब मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनमें जिनमें हिप जॉइंट इन्वॉल्व है और जिसमें टॉपिकल एजेंट से पेन अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही, यू विल स्विच टू द ओरल एनसेड्स, ठीक है। अब हमें पता है कि ओरल एनसेड्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो साइड इफेक्ट्स ऑफ एनसेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ओरल तो आप दे रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो यू नो के हमारे पास अगर मौजूद है साइड इफेक्ट्स मौजूद है तो आपने उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द जीआई टॉक्सिसिटी। जीआई टॉक्सिसिटी में क्या है? गैस्ट्रिक अल्सरेशन करा सकता है, परफोरेशन करा सकता है, जीआई हैमरेज करवा सकता है। और रिस्क फैक्टर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे अगर एक पेशेंट जो है वो हायर एनसिड ले रहा है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड साथ ले रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, एसएसआरआईज ले रहा है, रोमाटाइड आर्थराइटिस मौजूद है, पैप्टिक अल्सर डिजीज की हिस्ट्री मौजूद है, अल्कोहल डिसऑर्डर्स हैं एंड एज ओवर 70 है। इन लोगों में वैसे ही जीआई टॉक्सिसिटी ऑफ एनसिड बढ़ जाता है, ठीक है। सो जितने भी पेशेंट्स हैं, आपने जीआई टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो एनसेड ले रहे हैं, आपने उनको पीपीआईज देने हैं, ठीक है। क्या देना है? एसोमेप्राजोल आप दे सकते हो 20 to 40 mg ओरल डेली, ठीक है। वो हेल्प करता है
टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ NSAID इंड्यूस GI टॉक्सिसिटी। सेकेंड चीज आपके पास रीनल टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, रीनल टॉक्सिसिटी आपके पास प्रेजेंट कर सकती हैं, और सारे जितने भी एनसेट्स हैं वो आपके पास रीनल टॉक्सिसिटी कराएंगे, जिसमें एस्पिरिन है एंड सेलिकॉक्सिब है, ये भी करवाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेलिकॉक्सिब है दैट इज स्पेसिफिक COX-2 इनहिबिटर, जो कि आपके पास GI टॉक्सिसिटी नहीं कराता। ठीक है, इसलिए हम जो सिलेक्टिव एनसेड है यानी सेलिकॉक्सिस जो है वो यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा रिस्क हो के ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन वो रीनल टॉक्सिसिटी वो भी करवाएगा। क्या क्या रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आ सकता है। प्री रीनल एजोटीमिया है, एग्रीवेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरकिलीमिया ड्यू टू हाइपो रेनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, दैट इज रेयरली सीन, लेकिन एक चीज है। रीनल टॉक्सिसिटी जो है वैसे अनकॉमन है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो कि इसको इंक्रीज कर रहे हैं रिस्क ऑफ कॉजिंग द रीनल टॉक्सिसिटी, उसमें CKD है, यानी कि ऑलरेडी एक पेशेंट CKD का है, उसको आप एनसेड दे रहे हो तो उसमें किडनीज खराब हो जाएंगी। वॉल्यूम डिप्लीशन फ्रॉम डायूरेटिक यूज और GI लॉसेस, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, सिरोसिस का पेशेंट है, यूज ऑफ एनसेड और एस इनहिबिटर और ARBs। ठीक है, अगली चीज आपके पास क्या है कि जितने भी एनसेड्स होते हैं वो आपके पास इंटरफेयर करते हैं विद द प्लेटलेट फंक्शंस और ब्लीडिंग को प्रोलॉन्ग करते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो टॉक्सिसिटीज में आती है वो है कि जितने एनसेड्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ MI एंड स्ट्रोक इन पेशेंट। ठीक है, अब तीसरी जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है ये हम देखते हैं, वो है एसिटामाइनोफेन यानी पैनाडोल सिंपल, ओपियाइड्स एंड सप्लीमेंट्स। अब जो एसिटामाइनोफेन है इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्यों रिकमेंडेड नहीं है? क्योंकि इसका जो पेन पे इम्पैक्ट है वो फ्रीक्वेंटली नेग्लिजिबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन कैन नॉट बी कंट्रोल विद द पैनाडोल, और हायर डोजेस में पेशेंट ले सकता है, ठीक है, कि किसी तरह दर्द बेहतर हो जाए, वो इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ लिवर टॉक्सिसिटी, हेपाटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है ओपियोइड्स। दे आर नॉट जनरली नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ पेन ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो इसमें ओपियोइड्स का भी इतना रोल नहीं है। उसके अलावा आपके पास कोंड्राइटिन सल्फेट है एंड ग्लूकोसामाइन है, अकेले या इन कॉम्बिनेशन फिश ऑयल, विटामिन डी, they are no better than a placebo in reducing the pain। यानी कि आप ऐसा बस एक शो कर रहे हो कि हम कोई दवाई दे रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट तो आ सकता है लेकिन आपके पास प्रूवन कोई इफेक्ट नहीं है। तो एसिटामाइनोफेन ओपियोइड सप्लीमेंट्स उनका इतना खास रोल नहीं है इन कंट्रोलिंग द पेन। अब सबसे पॉपुलर एक चीज हमारे पास है दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कौन कौन से लगते हैं? कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के, हाइलोरेनेट के एंड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के। लेकिन अब देखा गया है कि लॉन्ग टर्म आपके पास बेनिफिट नहीं है इन रिड्यूसिंग पेन या फिर प्रिजर्विंग द फंक्शन इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। 2 ईयर जो है कंट्रोल ट्रायल हुआ था, उसमें क्या था कि नी को इंजेक्ट किया गया विद कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ठीक है, ट्राई एमसिनोलोन यूज किया था एवरी 12 वीक, लेकिन कुछ भी इतना इफेक्टिव नहीं था देन इंजेक्टिंग सेलाइन एंड रिड्यूसिंग द नी पेन एंड रिजल्टेड इन मोर कार्टिलेज वॉल्यूम लॉस। ठीक है, तो इतना कोई फायदेमंद चीज नहीं हुई थी। 2 साल हर 12 हफ्ते बाद एक पेशेंट को कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स लगाया गया इन द नी, लेकिन कोई खातिर खा इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि देखा गया कि सेलाइन का इंजेक्शन ज्यादा बेहतर था रेदर देन कॉर्टिकोस्टीरॉइड इंजेक्शन। सिमिलरली अगर प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन आप दे रहे हैं तो इट वर नो बेटर देन सेलाइन इंजेक्शन इन इम्प्रूविंग द नी पेन और स्लोइंग द डिजीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी इतने अब रिसर्च के मुताबिक इतने कोई कारआमद नहीं होते हैं। अगली चीज है हमारे पास डोलोक्सिटीन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर है डोलोक्सिटीन। 30 to 60 mg ओरली डेली दे सकते हैं। इट कैन
reduce pain. ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? नोजिया। ऐसे पेशेंट नोजिया के साथ आ सकते हैं 5 to 6% ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और इस ये किस में देना है आपने? ऐसे पेशेंट्स जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और जो कि एनसेड को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या फिर एनसेड यूज नहीं कर सकते फॉर मल्टीपल रीजंस के उनको उनको जीआई टॉक्सिसिटी हो सकती है, उनको रीनल टॉक्सिसिटी है, तो वो एनसेड यूज नहीं कर सकते, फिर आप उनको डिलॉक्सिडी देंगे। फिजिकल थेरेपी मॉडेस्टली बेनिफिट है फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपके पास क्या है? जर्नल मेजरमेंट्स देख लिए, मेडिकल मैनेजमेंट देख ली। लास्ट चीज जो आपके पास आती है इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज सर्जिकल मेजरमेंट्स। ठीक है, क्या करना है? अगर तो पेशेंट क्या बिल्कुल नी हिप खराब हो चुका है और बहुत ज्यादा जॉइंट स्वेयरली अफेक्ट है, वॉकिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई है, पेन एट रेस्ट है पर्टिकुलरली एट नाइट, तो उनमें आप टोटल नी एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा सिम्टोमेटिक और फंक्शनल इम्प्रूवमेंट करेगी। ठीक है, क्योंकि आपने हिप से नी नए लगा दिए तो वो बहुत एक्सीलेंट सिम्टोमेटिक आपके पास इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, अब स्वेयर फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो भी सर्जिकली आप ट्रीट कर सकते हैं जब दूसरे ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट होंगे। ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी फॉर द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो इनइफेक्टिव है। ठीक है, अच्छा वैसे जर्नलाइज एक हम बात करें प्रोग्नोसिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्वेयर हो सकते हैं और ये लिमिट कर सकती है एक्टिविटी को, स्पेशली अगर आपके पास कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर नी हिप या फिर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक ओवरव्यू आपको मिल गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video and you find it beneficial, so please subscribe to my channel and share it to your colleagues. We know that के in medical training बहुत मुश्किल हो जाता है हर टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ना, स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना. Inshallah, I will bring more videos. Please like and subscribe to my channel. Thank you.